जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिए, जिनका भी यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है या यूपी से नहीं भी रिलेट कर रहे हैं तब भी कभी ना कभी प्रश्न बन जाते हैं। तो आज हमने एक थ्योरी का टॉपिक उठाया है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, तो अगर किसी का यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, आरओ है, या कोई किसी का वीडियो री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, संभवतः मई से जून के बीच में हो जाएगा, तो उनके लिए यह क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर इससे ये जो पीडीएफ अगर आपकी मिलेगी बुक से, अच्छा अनुसूचित जनजातियों के बारे में मैंने इस पीडीएफ में लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप आज से क्लास जो है मैं आपको रेगुलर 8 बजे मिलेगी। आप लोगों को जीएस की क्लास जो होगी वो 8 बजे मिलेगी और 2 क्लास मिलेंगी। एक क्लास आप लोगों को जीएस में थ्योरी की मिलेगी और एक क्लास जो है 8 बजे आप लोगों को हमारे ही चैनल पे आप लोगों को जो है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है वो 11,34,273 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है या कितने प्रतिशत है, तो आप लोगों से पूरा ये डाटा एग्जैक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कितनी, 3,85,018। मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है और बागपत जिले में जो है वह अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है, मतलब न्यूनतम है। तो प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में है, किस जिले में है, तो आप सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। और सब अगर न्यूनतम पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, तो बागपत जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश में कौन सी है, तो थारू है। ठीक है, जो थारू लोग हैं वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो भारत में थारू नहीं होगी, केवल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसके साथ में कुछ जनजातियां हैं जिनका निवास स्थान है। ठीक है, तो जनजातियों का निवास स्थान है, देख लीजिएगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ रहती है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो भी तराई क्षेत्र है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन जनपदों में जो है वह थारू जनजाति निवास करती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जो है निवास करती है। प्रश्न बनेगा सीधे कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ठीक है, तो किससे हो जाएगी, बिजनौर जिले से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, आगे है गोंड जनजाति। देखिएगा, इस गोंड जनजाति को कहीं कहीं धुरिया भी कहा जाता है, कहीं नायक भी कहा जाता है, कहीं ओझा भी कहा जाता है, कहीं पठारी भी कहा जाता है, कहीं राजगोंड भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो चाहे गोंड कहा जाए, चाहे धुरिया कहा जाए, नायक कहा जाए, ओझा कहा जाए, पठारी या राजगोंड, ये सारे लोग जो होंगे, ये जनजाति कहाँ रहेगी, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर आदि जिलों में निवास करती है। कौन सी, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा या पठारी, राजगोंड, यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, आगे है भुइया जनजाति। तो भुइया जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, सोनभद्र में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, इसको बताइएगा आप लोग। आगे है हमारा चेरो जनजाति।
तो चेरो जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहाँ पर? सोनभद्र जिले तथा वाराणसी में निवास करती है। कौन सी? चेरो जनजाति। आपसे पूछ लिया जाए अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तब भी सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। पठारी जनजाति जो है वो भी कहाँ निवास करती है? सोनभद्र। बैगा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र में, ठीक है। और परिया जनजाति जो है यह भी कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अलग अलग जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। आगे है सहरिया जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है? तो सहरिया जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निवास करती है। और खरवार, कहीं कहीं खरवार भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर खैरवार भी लिखा होता है, ठीक है। तो खरवार या खैरवार जनजाति जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो बताइएगा। अच्छा, जो सोनभद्र जिला है यह सर्वाधिक, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में डिटेल से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला है थारू। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। तो थारू जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिएगा, थारू उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है। क्यों? क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? थारू जनजाति के लोग हैं। यह उत्तराखंड में, देखो, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तराखंड में नैनीताल, जैसे कि खटीमा और सितारगंज तहसील में, क्योंकि ये क्या है? ये तराई क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि थारू जनजाति किस वंश से संबंधित है? तो थारू जनजाति जो होती है वो किस वंश से संबंधित होती है? किरात वंश से। प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? गोंड है, धुरिया है, थारू है या माहीगिरी है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? थारू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। अच्छा, थारू जनजाति जो होते हैं इनके पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं, अर्थात ये लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं और धोती पहनते हैं। और जो थारू स्त्रियां होती हैं वो रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और गोटेदार कुर्ता पहनती हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और यह शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। क्या करती हैं? शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। इसके साथ में ही आभूषण पहनती हैं। याद रखिएगा कि थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। सर पर बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं, धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं। आगे देखते हैं। देखिएगा, थारू का जो मुख्य भोजन होता है वो चावल और मछली है, ठीक है। जो थारू लोग होते हैं उनका मुख्य भोजन क्या है? तो चावल और मछली है। मदिरा थारुओं का मुख्य पेय है, जिसे वे चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं तथा उसे जाड़ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा कि जाड़ किसे कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं होगा, एक सर्दी है, एक पेय पदार्थ है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। तो जाड़ क्या होता है? तो जाड़ आप लोगों का हो जाएगा, जो थारू जनजाति है जो मदिरा पीते हैं उसको वो लोग क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। और जिसको वो किससे बनाते हैं? तो चावल के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ में क्या है? इनके भोजन का समय निर्धारित होता है और उन्हें समय अनुसार निम्नलिखित 3 नामों से जाना जाता है। ये मतलब समय अनुसार भोजन करते हैं। और ये इनके यहाँ जो भोजन है, जैसे अपने लोग सुबह कुछ बोलते हैं, ठीक है, उनके इस तरीके से इनके यहाँ भी भोजन को अलग अलग, जैसे अगर सुबह का नाश्ता करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कलेबा। क्या कहा जाता है? थारू जनजाति जो होते हैं सुबह के नाश्ता को कहते हैं कलेबा। जो दोपहर का जो भोजन होता है उसको मिजनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिजनी कहा जाता है। और जो शाम का भोजन होता है उसको बेटी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सुबह का नाश्ता जो होगा वो कलेबा, दोपहर का भोजन मिजनी और शाम का भोजन बेटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि यहाँ लोग क्या करते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं और अनेक देवी देवता होते हैं, या भूत प्रेत, जादू टोना, ठीक है, आदि में भी विश्वास करते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अगर भगवान को मानता है कोई व्यक्ति तो वो भूत प्रेत को भी मानता होगा, ठीक है। थारू जनजाति
दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है तुम्हारे लिए, एक किरात वंश वाला और एक ये, क्योंकि होता क्या है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि एसएससी में भी पूछ सकता है लोगों से कि दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। अब उन्होंने पूरे देश की कई जनजातियाँ दे दी, तो कौन सी जनजाति मनाएगी? थारू जनजाति जो होती है उसको उसके द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। ठीक है, इस हेतु अनेक योजनाओं को भी प्रारंभ किया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजातियों के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियों के उत्थान के लिए एक महाविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो कहाँ पर हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, जहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के प्रसार से इस जनजाति के लोगों में सांस्कृतिक चेतना का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न बने कि थारू जनजाति के लोगों के लिए एक महाविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, चलिए आगे है अगली जनजाति जिसको हम लोग कहते हैं बुक्सा जनजाति। कौन सी? बुक्सा जनजाति। अच्छा, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। इसी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। क्या करती है? गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से। ठीक है, बुक्सा लोग जो होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी भाषा बोलते हैं। और जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? तो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका भी मुख्य भोजन क्या है? तो इनका भी मुख्य भोजन जो है वह मछली और चावल है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बुक्सा जनजाति में विवाह जो होता है वो एक अनुबंध के रूप में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के रूप में जो होता है इनके में विवाह होता है। ठीक है, आगे है कि उनका पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता सदरी और सिर पर पगड़ी मुख्य होता है। ठीक है, यह लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? तो महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, रामकृष्ण आदि की पूजा करते हैं। और काशीपुर की चामुंडा देवी को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? ठीक है, तो किसकी हो जाएंगी? बुक्सा जनजाति की। ठीक है, आगे है कि बुक्सा जनजाति में भी सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। बुक्सा में ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, बाद में क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। ठीक है, और परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता है। अब प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा कि किस जनजाति में गोत्र जो होती है वो समाज की मूल इकाई होती है? ठीक है, तो किस में हो जाएगी? बुक्सा में हो जाएगी। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस जनजाति में जो है वह वर्ण विभेद पाया जाता है? ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, तब भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बुक्सा जनजाति हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। आगे बढ़ते हैं। आगे है खरवार। मैंने आप लोगों को बताया खरवार या खैरवार जनजाति। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिलों में निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र, मतलब ये लोग आए कहाँ से हैं? मूलतः इन लोगों का निवास स्थान जो है वो बिहार का पलामू, क्या है? बिहार का पलामू क्षेत्र और 18 हजारी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रश्न बनेगा कि खैरवार जनजाति का मूल क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो खैरवार जनजाति पाई जाती है इसका मूल क्षेत्र क्या है? तो बिहार का पलामू है। ठीक है, यह लोग अपने आप को कौन सा वंश का मानते हैं? तो सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। और थारू वाले क्या मानते हैं? किरातवंशी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खरवार जो है वो कत्थे का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? कत्थे, चूना कत्था, समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। यह लोग अनुनासिक ध्वनियों का अधिक प्रयोग करते हैं, मतलब ये लोग थोड़ा सा कर्कश बोली होती है इनकी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों को। आगे है खरवार जनजाति के लोग साधारणतः केहून तक धोती, ठीक है, सर पर पगड़ी पहनते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, केहून तक धोती और सर पर पगड़ी पहनते हैं। इस जनजाति के लोग जो होते हैं वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के हैं। कैसे हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। देखिएगा, खरवार जनजाति के लोग जो थे वो जंगलों पर आश्रित थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि सरकार ने नई वनों के लिए विशेष सुरक्षा नीति ला दी है। तो इसके लिए अब क्या हो गया है, जैसा आप लोग जानते हैं कि वनों से लकड़ी काटना वगैरह ये निषेध कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इन लोगों के लिए जो है जीवन यापन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि ना तो अब ये वन में लकड़ी काट सकते हैं, ठीक है, ना जंगल में दातून और लकड़ी वगैरह कुछ नहीं ला पाते। ठीक है, आगे है, इस समय वर्तमान में ना तो इनके पास भूमि है, ना ही कोई उद्योग धंधा, अतः इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग, अधिकतर लोग क्या होते हैं, ये लोग भीख मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये लोग किस पर आश्रित थे, जंगल पर आश्रित थे, और जंगल वगैरह जो है अब इसमें ये लोग लकड़ी वगैरह काट नहीं सकते। ठीक है, और कुछ स्थानों पर जो है या बधुआ मजदूरी का भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको कुछ कुछ जगह जो है ना वो बधुआ मजदूर के रूप में भी इनको कार्य करना पड़ रहा है। इनमें शिक्षा भी नाम मात्र की पाई जाती है। अब आप ही समझ सकते हो कि शिक्षा कैसे होगी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि इतनी गरीबी है। तो गरीबी के कारण उनके पास जो है कि खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो आपसे बनेगा कि खरवार जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप लोग बता देंगे कि कौन से वंश से संबंधित थे, तो सूर्यवंशी थे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न, या किस जनजाति का मुख्य उद्योग धंधा या भिक्षाटन वगैरह है, इस तरीके से। अगला कोई प्रश्न बनेगा, माहीगिरी जनजाति, कौन सी, माहीगिरी जनजाति। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। कहाँ पर, बिजनौर जिले में निवास करती है। ये लोग विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है, और इन लोगों में भी शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इस जनजाति के लोग जो हैं वो कौन सा धर्म मानते हैं, तो इस्लाम धर्म, इसको इस्लाम धर्म को मानते हैं, और मस्जिदों का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इन लोगों में सामाजिक भेदभाव तथा ऊंच नीच कम पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो सामाजिक भेदभाव है उसको ये लोग कम इसमें देखा जाएगा, और ये लोग किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इनका मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार कर उनके मांस का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो मछली पकड़ना है। ठीक है, याद रखना। आगे है अगरिया जनजाति। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में इनका निवास है। अगरिया कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में। अगरिया जनजाति का जातीय नाम है अग्नि से उत्पन्न। अब प्रश्न बनेगा कि अग्नि से उत्पन्न किस जनजाति को कहा जाता है, तो अगरिया को। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, लोह अयस्क पिघलाना, जो लोहा होता है उसको पिघलाना। तो इनको कहीं कहीं जो है वह लोहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहार, मतलब जो लोहार का कार्य होता है वो यह लोग करते हैं। यह लोग यायावर जीवन व्यतीत करते हैं। यायावर मतलब घूमना फिरना। ठीक है, मतलब आज यहाँ घर बना लिए, यहाँ काम मिल गया तो आज वहाँ काम मिल गया, इस तरीके से बेचारे घूमते रहते हैं, और अनाज के रूप में अपना मेहनताना लेते हैं। जैसे अब इन्होंने किसी के यहाँ लोहा पिघलाया या कोई भी काम किया, तो ये कहते हैं मुझे अनाज दे दो। मान लिया वहाँ क्या कह दिया उन्होंने, मुझे गेहूँ दे दो, चावल दे दो, इस तरीके से अनाज के रूप में अपना मेहनताना लेते हैं। ठीक है, आगे है बैगा जनजाति। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती है, और यह लोग क्या करते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि ईश्वर का प्रतिनिधि कौन सी जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं, तो बैगा जनजाति को। अच्छा, बैगा शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। क्या अर्थ होता है, पुरोहित होता है। इस कारण इन लोगों को क्या कहा जाता है, पंडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पंडा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में यह लोग पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं। मतलब यह लोग जो होते हैं ना, झाड़ फूक चिकित्सा भी, थोड़ा सा चिकित्सक वाला भी काम कर लेते हैं, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यह कृषि है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी तक कुछ मैंने प्रश्न भी लिए हैं। अब यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने 4-5 प्रश्न उठाए हैं, अब आप लोगों को ही उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताइएगा। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर, बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सोनभद्र हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। और मैंने बताया था सोनभद्र में कितनी 0.6%, कुल राज्य की 0.6% जो है वह जनसंख्या पाई जाती है, नहीं 3 लाख कुछ पाई जाती है। देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र जिले में तथा न्यूनतम जनजाति बागपत जिले में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, गोंड, चेरो, थारू या खरवार, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, थारू जनजाति हो जाएगी। मैंने बताया था कि थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहते हैं। इनके उत्थान के लिए लखीमपुर में एक महाविद्यालय बनाया गया है। कहाँ पर, लखीमपुर में। इसके साथ में ही ये लोग क्या होते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, भोजन को ये 3 प्रकार से बांटते हैं, प्रातःकाल का कलेवा, दोपहर का भोजन मिजनी और शाम का भोजन बेटी कहलाता है। ठीक है, चलिए बाकी तो मैंने बता ही दिया। आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, 2001, 2002, 2003, 2004। तो देखिएगा, ये आप लोगों के लिए मैंने नहीं पढ़ाया है, तो नया प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा 2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, इसमें भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1967 में प्रदेश की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। तो सबसे पहले भारत सरकार ने कितनी जनजातियों को किया था, तो 5 को। लेकिन बाद में 2003 में, कब, 2003 में 10 और नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी है, 15। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगरिया और पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र, बहराइच, पीलीभीत, ललितपुर। तो सबको पता होगा किस जिले में निवास करती है, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, कितने राज्यों को, 4 राज्यों को। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती हैं, सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है, अगला है कि कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है, बताइएगा। थारू, बैगा, बुक्सा या खरवार। तो बताइएगा किस जनजाति के लोग जो हैं वह कर्मा लोक नृत्य करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, खरवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, खरवार जनजाति। अब खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहीं तक आज हमारे ये प्रश्न थे। बाकी आप लोग बताइएगा कि थ्योरी की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अब देखिएगा, रोज़ आप लोगों को एक क्लास जो है वह थ्योरी की, और रात्रि 8 बजे। ठीक है, जो रात्रि 8 बजे है, रात को 8 बजे जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की क्लास, जहाँ पर हम लोग विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के बारे में हल करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, तो शाम को 8 बजे। बाकी आप लोग लिंक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसकी PDF या जितनी भी PDFs वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसकी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप लोगों का सजेशन है, तो आप लोग बेझिझक होकर या तो टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर हमारे चैनल लिंक पर आप लोग कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ बता सकते हैं। बाकी जो है हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।